गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कैपलर्स थर्ड लॉ देखे, जिसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ पीरियड। तो लॉ ऑफ पीरियड क्या था कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर क्यूब। आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। तो आपको सबको पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस क्या होता है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट आर रिलीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ दे ऑलवेज फॉल डाउन टू द ग्राउंड। अब क्या क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट, जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, किसी सरफेस से अर्थ की तरफ फेंकते हैं तो क्या करते हैं, क्या होता है, वो ऑलवेज फॉल डाउन यानी नीचे ही आता है, किसकी तरफ, ग्राउंड की तरफ। दैट इज़ द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपने तरफ। तो गैलीलियो 1564 to 1642 pointed out that heavy and light objects when released from the same height। तो गैलीलियो ने क्या किए, किसी एक हेवी ऑब्जेक्ट लिए और दूसरा लाइट ऑब्जेक्ट लिए और उसको किसी सम हाइट से रिलीज़ किए तो फॉल टूवर्ड द अर्थ एट द सेम स्पीड। तो नीचे की तरफ क्या है, सेम अर्थ की तरफ, यानी अर्थ के टूवर्ड से अर्थ की तरफ किस तरह से आए, सेम स्पीड से। दैट इज दे हैव द सेम एक्सलरेशन, उनका एक्सलरेशन भी क्या था, सेम था। न्यूटन्स वेन बिहाइंड द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन इट एंड प्रपोज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ मासेस इज यूनिवर्सल। तो देखो क्या बोला गया है कि जब भी हम किसी हाइट से क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो वो किधर आता है, टुवर्ड द अर्थ। और ये किसकी वजह से आता है, ग्रेविटेशंस की वजह से। तो गैलीलियो ने क्या किए, 1564 to 1642 में दो ऑब्जेक्ट, एक हेवी ऑब्जेक्ट और दूसरा लाइट ऑब्जेक्ट लिए और किसी सम हाइट्स को उसको क्या किए, रिलीज़ किए। तो जो ऑब्जेक्ट नीचे में रिलीज़ किया गया था सरफेस के, तो वो किधर आ रहा था, टुवर्ड अर्थ, अर्थ के टुवर्ड्स आ रहा था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किए कि जो लाइट ऑब्जेक्ट है और जो हेवी ऑब्जेक्ट है उनकी स्पीड क्या है, सेम है, सेम एक्सलरेशन से आ रहे हैं। तो एंड प्रपोज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ मासेस इज यूनिवर्सल। तो न्यूटन स्टेट दैट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी को ही क्या बोला गया है कि उसके बीच क्या हो रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था मासेस में। और इसी को ही क्या बोले उन्होंने कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, विच लेड टू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल ग्रेविटेशन। इट आल्सो एक्सप्लेन कैपरन्स लॉ एंड प्रोवाइडेड द रीजन बिहाइंड द ऑब्जर्वेशन मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। तो इसको किसने एक्सप्लेन किए थे, कैपलर्स लॉ ने। तो कैपलर फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ एरिया। और थर्ड लॉ क्या था, लॉ ऑफ पीरियड। तो कैपलर्स ने प्लैनेट्स के मोशंस के बारे में बताया कि प्लैनेट्स जो सन के अराउंड में मूव हो रहे हैं वो किस में होते हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट में। तो इन 1665 न्यूटन स्टडीड द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तो न्यूटन ने स्टडी किए किसका, किस इसमें 1665 में उन्होंने क्या स्टडी की है, किसके बारे में, कि जो हमारा मून है वो क्या करता है, अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व होता है। तो इट वॉज नोन एज द मून कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अबाउट द अर्थ इन 27.3 डेज। तो उनको क्या पता चला कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड में जब रिवॉल्व होता है तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कब, कितने डे में कंप्लीट करता है, 27.3 डेज में। द डिस्टेंस फ्रॉम द मून टू द अर्थ, मून टू द अर्थ कितना होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द मून to from the earth to the moon is a 3.85 into 10 to the power 5 kilometer। देखो, जब it was known that the moon complete one revolution about the 27.3 days, कितना, 27.3 days में वन रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है, कौन, मून। उसके बाद उन्हें क्या पता चला कि डिस्टेंस मून आर अर्थ टू दी मून। देखो क्या बोला गया है कि डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द मून। तो अर्थ से डिस्टेंस कितना है मून का, 3.85 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। द मोशन ऑफ द मून इज इन ऑलमोस्ट अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विच अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। तो जो हमारा मून है जिसको हम क्या बोलते हैं, चांद,
तो वो क्या होता है, अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और जब वो रिवॉल्व करता है तो से उसकी जो रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशंस कर रहा है। और आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में जब रिवॉल्व कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में क्या चेंजेस होता है, स्पीड की जगह क्या आएगा, एंगुलर स्पीड। तो सेम स्पीड से रिवॉल्व होता है, उसका मोशंस क्या रहता है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। It is in a circular motion. The moon must be constantly acted upon by a force directed toward the earth, which is at the center of the circle. तो क्या बोला गया है, तो जो मून रिवॉल्व होता है कॉन्स्टेंटली किसके अराउंड में, अर्थ के अराउंड में जब रिवॉल्व होता है तो जो फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द अर्थ, तो जो फोर्स लगता है वो किधर होता है, टुवर्ड द अर्थ की तरफ। ओके, तो आपको पता है जब टुवर्ड द अर्थ लगने वाला फोर्स होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो कि अवे फ्रॉम टुवर्ड द सेंटर होता है, उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। तो जो हमारा मून है जब अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व होता है या मूव करता है तो उसमें कौन सा फोर्स आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि अर्थ के किधर होता है, अर्थ के सेंटर की टुवर्ड्स होता है। तो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इज गिवन बाय, तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमने फाइंड आउट किए थे मोशन इन प्लेन में। तो क्या होता है, तो मोशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, देखो F इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओके, तो आपको पता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो वेयर एम इज़ द मास ऑफ द मून, एम क्या है, मास ऑफ द मून है, जो कि कितना है मास ऑफ द मून, एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मून। और आर क्या है, अर्थ से मून तक का डिस्टेंस है, एंड द अर्थ। तो आल्सो वी हैव एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन होता है, आपको पता है एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो जब हम इसमें पुट करेंगे किसकी जगह, इसकी जगह हम पुट करेंगे एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम एम गेट कैंसल, तो क्या मिलेगा, एम एम गेट कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा हमें, ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। कितना मिलेगा, ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो एज एंगुलर वेलोसिटी इज अ टर्म ऑफ टाइम पीरियड इज गिवन एज, तो ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आपको पता है तो डिस्टेंस जब हमारा क्या करता है, जब मून क्या होता है, अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता है तो कितना, यानी सर्कल के सरकमफेरेंस में रिवॉल्व करता है तो कितना होता है, 2πr डिवाइडेड बाय कितना होता है, टी। ओके, तो v इक्वल टू क्या मिला, 2πr/t। आपको पता है व्हाट इज टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरह से टाइम पीरियड, टी मीन्स क्या है, व्हाट इज टी इज क्या होता है, टाइम पीरियड, टी मीन्स क्या होता है, टी। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वी। ओके, तो 2πr डिवाइडेड बाय वी है, और v मीन्स क्या होता है, व्हाट इज v, आपने पढ़े होंगे t इक्वल टू क्या आया, 2πr। और क्या होता है, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आपको पता है क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो इसमें आर ओमेगा पुट करेंगे, आर आर गेट कैंसल, तो t इक्वल टू क्या मिलेगा, 2π/ओमेगा मिलेगा। तो जो ओमेगा, हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 2π डिवाइडेड बाई टी। ओके, तो ओमेगा इक्वल टू क्या मिला, 2π डिवाइडेड बाई टी। कहाँ से मिला आपको पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है मून जब अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व होता है, तो 2πr डिवाइडेड बाई टी होगा ना। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr, तो 2πr डिवाइडेड बाई टी। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई v। आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। व्हाट इज v, v इज अ लीनियर
लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड आर क्या है, डिस्टेंस है। तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशंस मिला था v इक्वल टू आर ओमेगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाय आर ओमेगा, आर आर गेट कैंसल। तो t इक्वल टू क्या मिलेगा, 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π बाय टी। ओके, तो इस तरह से ओमेगा की वैल्यू क्या निकली, 2π डिवाइडेड बाय टी। अब देखो 2π डिवाइडेड बाय टी निकला, क्या निकला, ओमेगा। तो आपको पता है कि हमने एक फार्मूला मिला था, क्या मिला था, ए इक्वल टू क्या मिला था, ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। जब ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आर 2π बाय टी का होल स्क्वायर। ओके, तो आपको पता है जब इस तरह से निकला है तो क्या हो जाएगा, इसमें ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आर 2π स्क्वायर यानी कितना होगा, 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब इसमें आर क्या है, आर इज अ डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक का, हमारे अर्थ से मून तक का डिस्टेंस। 4π स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9.86 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो टाइम पीरियड तो आपको पता है कि मून को 1 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगते हैं, 27.3 डेज। तो 27.3 इंटू कितना हो जाएगा, 24 आवर्स इंटू 16 मिनट इंटू 16 सेकेंड। ओके, तो नाउ तो देखो क्या हो रहा है, तो न्यूटन एज्यूम दैट द लॉ ऑफ नेचर आर द सेम फ्रॉम अर्थ ऑब्जेक्ट एंड द सेलेब्रेटिंग बॉडीज। क्या हो रहा है कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि लॉ ऑफ नेचर आर द सेम फॉर अर्थ ऑब्जेक्ट, यानी जो अर्थली ऑब्जेक्ट है तो वो भी क्या होता है, लॉ ऑफ नेचर की जैसे। तो देखो एज दिस एक्सलरेशन इज अ मच स्मॉलर देन द एक्सलरेशन फेल्ड बाय बॉडीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वाइल फॉलिंग ऑन द अर्थ ही कंक्लूड दैट द एक्सलरेशन, देखो the acceleration felt by the object due to the gravitational force of the earth must be decreasing with the distance of body from the earth। तो देखो ये यहाँ तक के निकला, क्या निकला हमारा फार्मूला, क्या निकला, आर इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू 2π बाय टी। तो कितना है, जब सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू को तो क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट करेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कितना दिया है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना दिया है 3, डिस्टेंस कितना दिया है 3.85 इंटू 10⁵। अब इंटू 10⁻3, ओके 10⁻3 4π स्क्वायर। अब क्या बोला गया है, तो आपको पता है जब डिस्टेंस कितना दी है, आर की वैल्यू कितनी दी है 3.85 इंटू 10⁻, कितना है 5। अब सो पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 9.86। यानी एज्यूम करना है आपको कितना, ये देखो 10⁻3 है तो किलोमीटर का किस में किया गया है, मीटर में। तो किलोमीटर का मीटर में करेंगे तो कितना होगा, आपको पता है ना, किलोमीटर का मीटर में करेंगे तो क्या आएगा 3.85 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻3 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब टाइम पीरियड तो कितना, मून को 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगते हैं 27.3 इंटू 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ए इक्वल टू कितना आना चाहिए 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हम एक्सलरेशन निकाल रहे हैं, तो दिस इज द एक्सलरेशन ऑफ मून विच इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज सेंटर ऑफ द ऑर्बिट इन अ विच द मून रिवॉल्व। तो what could be the force which produce the acceleration, तो कितना acceleration प्रोड्यूस करता है, तो न्यूटन assume that the law of nature are the same for earthly object and for celestial bodies। तो देखो क्या बोला गया है कि न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किए कि जो लॉ ऑफ नेचर से, तो लॉ ऑफ नेचर के जैसे ही क्या है, जो अर्थी ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, उनका एक्सलरेशन रहता है। That this acceleration is a much smaller than the acceleration felt by bodies near the surface of the earth, तो while falling on earth, तो he conclude that the acceleration felt by an object due to the gravitational force of the earth must be decreases। तो gravitational force जो होता है वो क्या होता है, decreases होता है with distance of the body from the earth। तो देखो क्या बोला गया है, जैसे ही
हम अर्थ के दूर जाते जाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होते जाएगा, कम होता है। अर्थ के अगर दूर जाते जाओगे तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम होता है। अर्थ के जब पास आते जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।